उपायुक्त ऊना के निर्देशानुसार शनिवार को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित बीएलओ बटा सुपरवाइजरों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता तहसीलदार निर्वाचन सुमन कपूर ने की। कार्यशाला में उपस्थित सभी बीएलओ बटा सुपरवाइजरों को पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों बारे अवगत करवाया गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए निर्णायक काम कर रही है। इसमें हर गांव के आखिरी कोने तक विकास के लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। श्री अग्निहोत्री ने यह बात शनिवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बालीवाल में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने जन समस्याओं का मौके पर निपटारा किया और जनता की मांगों तथा आग्रहों का समाधान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वकीलों को सीखने आने वाले युवाओं को उचित वेतन देना सीखना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में चंद्रचूड़ ने कहा कि कानूनी पेशा एक कठिन पेशा है, जहां शुरुआती वर्षों में रखी गई नींव युवा वकीलों को उनके पूरे करियर में अच्छी स्थिति में रखती है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोफेशन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रारंभ में कानूनी पेशे में आपके पहले महीने के अंत में आपकी कमाई बहुत अधिक नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए वकीलों को सीखना चाहिए कि उनके चैम्बर में प्रवेश करने वाले युवा वकीलों को उचित वेतन और भत्ते कैसे दिए जाएं। सीजेआई ने आगे कहा कि युवा चैम्बर में सीखने आते हैं, उनके पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह दो तरफा प्रक्रिया है जिसे हमें युवा वकीलों को प्रदान करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात की। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी गई है। इस पोस्ट में कहा गया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसी तरह एक अन्य पोस्ट में कहा गया, मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल दुहोमा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। गौरतलब है कि इसी महीने हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भारत ने शनिवार को 12 साल बाद धरती पर अपनी पहली क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला गंवा दी, जब वह दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के हाथों 113 रन से आउट हो गया। पूरे मैच में भारत के लिए मिचेल सैंटनर ने 13 विकेट लिए और न्यूजीलैंड ने जोरदार जीत दर्ज करते हुए 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। आज जीत के लिए 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 245 रनों पर ढेर हो गई। इस तरह भारत 12 साल बाद अपनी ही धरती पर कोई टेस्ट सीरीज हारा है। इससे पहले भारत को 2012-13 सीजन में इंग्लैंड ने 2-1 से हराया था। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने दिलजीत दोसांझ के कोल्डप्ले और दिल लुमिनाटी शो के टिकटों की कालाबाजारी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए छापेमारी के बाद कथित अनियमितताओं का खुलासा किया है। इस सिलसिले में शुक्रवार को 5 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, कर्नाटक, बेंगलोर और पंजाब, चंडीगढ़ में 13 जगहों पर छापेमारी की गई। संघीय एजेंसी ने कहा कि आमतौर पर टिकट जोमेटो, बुक माई शो और अन्य प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब मांग अधिक होती है तो ये टिकट जल्दी बिक जाते हैं, जिससे लोग वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करते हैं। केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की लागत से 21वीं पशुगणना शुरू कर दी है। गणना का काम अगले साल फरवरी तक पूरा हो जाएगा।
इसमें 16 प्रजातियों की 219 नस्लों की गणना की जाएगी। अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 1 लाख फील्ड अधिकारी, ज्यादातर पशुचिकित्सक या अर्ध पशुचिकित्सक, गिनती प्रक्रिया में शामिल होंगे। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पशुधन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने वाली नीतियों को आकार देने में पशुधन जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का पशुधन क्षेत्र न केवल हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देता है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए पोषण, रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। 21वीं पशुधन जनगणना हमें पशुधन पर अद्यतन डेटा प्रदान करेगी, जो सरकार को रोग नियंत्रण, नस्ल सुधार और ग्रामीण आय जैसे प्रमुख मुद्दों को लागू करने में सक्षम बनाएगी। इस जनगणना में एकत्र किए गए आंकड़े पहले से कहीं अधिक सटीक, समयबद्ध और व्यापक होंगे। गुजरात के राजकोट शहर के 10 बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सभी होटलों को तुरंत खाली करा लिया गया। खतरे में आने वाले होटलों में 5 स्टार होटल, इंपीरियल पैलेस, सयाजी होटल, कावेरी भाभा, सीजन्स होटल और ग्रैंड रीजेंसी शामिल हैं। पुलिस को धमकी भरा मेल 12:45 बजे मिला, जिसके बाद टीम तुरंत जांच के लिए होटल पहुंची। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच, एसओजी, एलसीबी, स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड को बुलाया। सभी टीमों ने होटलों की तलाशी ली, लेकिन अभी तक किसी भी होटल से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जालंधर की 20 वर्षीय रेचल गुप्ता 25 अक्टूबर को बैंकॉक, थाईलैंड में एमजीआई मुख्यालय में एक समारोह में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का ताज पहनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल को दुनिया की अग्रणी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है। इसके 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पूर्व मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड 2022 रेचल ने अगस्त में जयपुर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह बनाई। 70 से अधिक देशों के प्रतिभागियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए रेचल पूरी प्रतियोगिता में शीर्ष दावेदारों में से एक रही। इंस्टाग्राम पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स के साथ रेचल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वह अब दुनिया भर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एमजीआई के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में काम करेंगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन (पीसीएमएसए) को आश्वासन दिया है कि 20 अक्टूबर की रात को जालंधर सिविल अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने वाले जालंधर के पत्रकारों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। यह आश्वासन उन्होंने घटना के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए दिया। डॉक्टरों के संगठन पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। 20 अक्टूबर की रात को जालंधर में एक हिंदी दैनिक के पत्रकार ने नशे की हालत में आपातकालीन स्थिति में सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट की, जिससे अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। घटना के बाद 2 दिनों तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। एफआईआर में देरी के कारण अस्पताल की सेवाएं 2 घंटे तक बंद रहीं।